माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतज़ार तो देख। आइए आज हम आप लोगों को बजट के बारे में बताएंगे, बजट 2023 और 24 के बारे में। तो 1 फरवरी 2023 को भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो विगत वर्ष, वर्तमान वर्ष और बजट वर्ष के बारे में जो बातें कही गई, हम उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कम शब्दों में और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का कोशिश करेंगे। कोशिश मेरा ये भी रहेगा कि एग्ज़ाम के व्यू से भी आपको समझ में आए और ऐसे भी आपको पॉलिटिकल रूप से भी आपको समझ में आए। हालांकि आप लोगों ने डिबेट सुना होगा, डिबेट में पक्ष क्या विपक्ष अपनी अपनी प्रक्रियाएं देते, वो तो पॉलिटिकल बात हो गया। हम लोग अपना अपना ये एग्जाम के व्यू से देखेंगे और जो फैक्ट है वो फैक्ट पे बात करेंगे, है कि नहीं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बजट 2023-24। बजट 2023-24, बजट 2023 और 24। तो देखिए बजट 2023-24 की कुछ बातें करने से पहले हम 3 वर्ड को बताते हैं और थोड़ा सा आप लोग संयम रखेंगे, है ना। मेरा कोशिश रहेगा कि हम कम समय में आपको ज़्यादा समझा करके निकल जाएंगे, है कि नहीं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस संयम से, लेकिन फैक्ट समझाएंगे। 3 वर्ड है जो आप सुने होंगे। पहला, एक होता है विगत वर्ष, एक होता है विगत वर्ष और एक होता है वर्तमान वर्ष, है ना। वर्तमान वर्ष एक होता है और एक होता है वर्तमान वर्ष और एक होता है बजट वर्ष, एक होता है बजट वर्ष। आप यहां पर क्या बोले, एक विगत वर्ष है, एक वर्तमान, वर्तमान को आप चालू वर्ष बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एक होता है चालू वर्ष। तो देखिए ये विगत वर्ष कौन है, चालू वर्ष कौन है, बजट वर्ष कौन है। तो बजट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बजट वर्ष। बजट वर्ष किसको बोलते हैं, देखिए जो बजट वर्ष ये हो गया 2023 और 24। जो बजट जो पेश किया गया था 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो ये बजट वर्ष था 2023 और 24। तो बोलेंगे चालू वर्ष क्या है, तो चालू वर्ष जो था है आपका वो है 2022 और 23। तो बोलेंगे तब विगत वर्ष क्या है, तो विगत वर्ष हम लोग बोलेंगे 2021 और 22। तो बोलेंगे अच्छा विगत वर्ष, चालू वर्ष और बजट वर्ष का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बताते हैं कि निर्मला सीतारमण क्या किए होंगे, वित्त मंत्री जो हमारे भारत के, उसने आया होगा इसका पूरा क्लियर डेटा दे दिए होंगे। क्योंकि ये काल जो बजट वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मई तक जाता है, 31 मार्च तक। बजट वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यानी कि आप बताइए कि चालू वर्ष ये जो 2022-23 का, जो 2022-23 का, सबसे पहले इसको जान ले कि जो बजट वर्ष जो इस बार आया, अभी जो 23-24 जो बजट लेकर के आया, तो क्या ये चालू हो गया, तो नहीं, अभी चालू नहीं, उसको लाया गया है कि नहीं। उनको चालू कब किया जाएगा, वो जो बिल जो लाया गया, पास जो किया गया, वो चालू होगा कब, 23 और 1 अप्रैल 2023 से चालू होगा। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, ये अभी चालू नहीं, वो तो लाया और पास कर दिया। तो बोलेंगे अभी क्या चल रहा है, तो वो जो है इसी कारण जो हम लिखे क्या चीज, सबसे पहले बजट का टाइम होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी जो हम लोग खड़े हैं वो कहाँ पे हैं, तो हम लोग जो अभी खड़े हैं वो आपका फरवरी का महीना है। तो फरवरी का महीना है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। इसका मतलब हम लोग कौन से बजट में है, तो हम लोग बजट जो है अभी चालू वर्ष में है, 2022-23 में है। हम लोग जो है किसमें है, 22-23 के है, यानी चालू वर्ष। अभी हम लोग का 22-23 का बजट काल खत्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है। ये खत्म होगा 31 मार्च को। कब खत्म होगा, 31 मार्च को। तो अब जाकर के 23 और 24 स्टार्ट होगा, 23-24 1 अप्रैल से। तो यानी कि ये अभी चल ही रहा है।
विगत वर्ष मतलब ये 2021 और 22 का जो बजट वर्ष था ये क्या हो गया है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसलिए निर्मला सीतारमन के द्वारा जो है, तो देखिए अभी जैसे होता क्या है कि ये जो है आपका बजट वर्ष जो है 1 अप्रैल से तो शुरुआत होगा, अभी चालू भी नहीं हुआ, अभी चल जो रहा है आपका ये 2022 और 23 वाला चल रहा है। यानी कि ये जो है 2021-22 कंप्लीट हो गया है। इसलिए निर्मला सीतारमन आए और बोले कि हम लोग को क्या क्या जो एक संकल्प लिए थे, जो भी योजना बनाई गई थी उसमें कितना हम लोग पूरा कर पाए, कितना हम लोग क्या हो गया अधूरा रह गए, उसके बारे में बताया। किसके बारे में, 2021-22 के बारे में बताए गए। और चालू वर्ष अभी इसका पूरा कंप्लीटली सारा चीज नहीं बताया गया है, क्योंकि ये तो अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट हुआ था, अभी फरवरी चलेगा, फिर क्या चलेगा, मार्च चलेगा, तब जाकर कंप्लीट होगा। तो यही जो है 22-23 को फिर कब करेंगे, आने वाला आगामी बजट में उसके बारे में चर्चा कंप्लीट बताएंगे। लेकिन इस बार भी चर्चा किया गया है और इसके बारे में योजना बना करके लाए। किसके बारे में, बजट वर्ष यानी 2023 और 24 के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक विगत वर्ष होता है, एक चालू वर्ष और एक बजट वर्ष। विगत वर्ष जो कंप्लीट कर चुका है, चालू वर्ष जो चल रहा है और बजट वर्ष जो आने वाला है। तो आने वाला कब है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए बजट, बजट कोई वर्ड संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, नाम इसका जिक्र है, लेकिन बजट के बारे में बोला गया है कि बजट लाने के लिए बोला गया है। क्या चीज, 112 में बताया गया है कि नहीं। बजट नाम शब्द का उल्लेख नहीं, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि 112 अनुच्छेद 112 बोलता है कि सरकार क्या करे, इस पे काम करे। जब तक वो योजना नहीं बनाएगा तो काम कैसे करेगा। तो इसी के अनुसार चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और कि निर्मला सीतारमन जो है ये 5वीं बार लोग इसमें क्या बोलते हैं बजट पेश करने वाली महिला बन गई, प्रथम महिला है कि नहीं। तो ये इसके नामों में ये हो गया है। और आप और भी चीज सुने होंगे, अमृत काल। ये अमृत काल आपको समझ में आता कि ये अमृत काल क्या है। तो अमृत काल सबसे पहले समझे तब हम इस पे और बात करें। अमृत काल चल रहा है, अभी जो चल रहा है ये क्या चल रहा है, अमृत काल। आप सुने भी होंगे कि ये जो अमृत काल का पहला बजट था, ये अमृत काल का पहला बजट है। ये अमृत काल आखिर की है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अमृत काल जो है 15 अगस्त 1900 नहीं, 15 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2047 तक का के टाइम को क्या बोला गया, अमृत काल बोला गया है ना, अमृत काल बोला गया है, अमृत काल बोला गया है। तो पूछा जाएगा कि अमृत काल का समय जो है वो कब से कब तक का है। तो 15 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2047 तक का टाइम दिया गया, यानी कुल 25 वर्ष का लिया गया है। इस अमृत काल में जो है, यानी इस अमृत काल में ज्यादा से ज्यादा लोग विकास के, भारत के विकास के बारे में लेंगे और भी संकल्प है। फिलहाल हम लोग बजट के बारे में बात करेंगे, जो बजट क्या है तो फिलहाल बता दें। तो आपका ये अमृत काल बताने का मेरा मकसद इसलिए है कि बार बार आप न्यूज में सुने होंगे कि अमृत काल का पहला बजट, अमृत काल का पहला बजट। सही मायने में ये अमृत, क्योंकि ये अमृत काल का घोषणा कब किया गया, 15 अगस्त 2022 से ना, जबकि बजट तो पेश किया जाता है फरवरी के पहले कार्यकाल में। बजट कब क्या पेश किया जाता है, फरवरी महीने के पहले कार्यकाल में। जरूरी नहीं कि 1 फरवरी को ही पेश करेंगे, इस पर कर दिया अलग बात, लेकिन फरवरी के पहला कार्य दिवस जिस दिन भी होगा उस दिन बजट को पेश किया जाता है। तो देखिए फरवरी यानी 15 अगस्त, तो 15 अगस्त के बाद जो है, अभी 15 अगस्त 2022 में तो पेश किया नहीं, उसके बाद आपका जाकर के पहला बजट पेश किया गया कब, 2023 में। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या, कि बजट जो है अमृत काल का पहला बजट इस बार पास किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमृत काल का ये कौन सा बजट था, तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 इस तरह से देगा। आप क्या करेंगे, बोलेंगे पहला बजट है। चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए आगे बात करते हैं। और एक और महत्व आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा यह भी बात कही गई कि इस बार 2022-23 में, इसमें 2022-23 में 2022-23 में जो है जीडीपी ग्रोथ रेट यानी जीडीपी वृद्धि दर जो है 7% रही है। यह भी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मला सीतारमन के द्वारा क्या कहा गया है कि 2022-23 का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है या वृद्धि दर वो 7% रही है। लेकिन आगामी जो बजट पेश किया गया जो क्या है 2023-24, इसका जो है टारगेट लिया गया है, कितना लिया गया है, इसका टारगेट लिया गया है 6 से 6.8% का टारगेट लिया गया है।
इस बार का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है किसका 2023-24 का जो है ग्रोथ रेट जीडीपी वृद्धि दर कितना लिया गया है 6 से 6.8%। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना कितना रहा है तो बोलेंगे 7%। अब बोलेंगे 23-24 में इसका कितना लगभग अनुमान लिया गया है तो बोलेंगे 6 से 6.8। तो याद रहे 22-23 7%, 23-24 में 6 से 6.8%। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें तीन क्षेत्र, वो तीन क्षेत्र कौन सा, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक टर्सरी सेक्टर होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो अभी हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते हैं, ज्यादा टाइम क्योंकि वही समय ज्यादा ले लेगा। तो फिलहाल आप जाने कि तीन क्षेत्र होता है वो कौन कौन सा, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कौन आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल बोले तो औद्योगिक आता है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन आता है औद्योगिक, है कि नहीं, औद्योगिक आते हैं, है कि नहीं, इंडस्ट्रियल। और जबकि टर्सरी में सर्विस बोले तो सेवा क्षेत्र आता है कि नहीं। तो हम ज्यादा अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, बस इतना जाने कि प्राथमिक में कौन आता है कृषि, द्वितीयक में क्षेत्र में कौन आता है औद्योगिक और तीसरे में कितना कौन आता है सेवा आता है। तो हम इसमें बताएंगे कि यहाँ का ग्रोथ रेट क्या रहा है, इसका वृद्धि दर रहा है। तो कृषि का वृद्धि दर जो रहा वो 3.5%। एग्जाम के व्यू से ये सब बता रहे हैं, बस इतना है कि तो क्या है कृषि क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि दर रहा है वो कितना रहा है 3.5%। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में कितना रहा है तो 4.1%। और तृतीय क्षेत्र में जो है आपका 9.1%। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि किस सेक्टर से यानी किस क्षेत्र से वृद्धि दर ज्यादा रहा है। तो बोलेंगे वृद्धि दर जो रहा वो 9.1% रहा। सबसे ज्यादा किसका तृतीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका रहा है तृतीय क्षेत्र। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए देखिए बात करते हैं, इससे पहले मैंने बता नहीं पाया तो अभी हम बता देते हैं कि आखिर की जीडीपी की आखिर बजट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए बजट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो मेरे पास साधन जो है ना सीमित है, साधन जो है सीमित है जबकि आवश्यकता असीमित है। ये तो आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी। तो इसका मतलब हम आपको एक देसी भाषा में समझा देते हैं अपना, कि मेरे कहने का मतलब मेरे पास जो है 500 रुपया है और 500 रुपया में जो है ना हमको क्या लेना है, पैंट भी लेना है, शर्ट भी लेना है, जूता भी लेना है और चश्मा भी लेना है। बात तो यहीं तक नहीं, टोपी भी लेना है। क्या चीज, कितना रुपया है 500 रुपया है, कितना है 500 रुपया है। आपको क्या लेना है, पैंट भी लेना है, शर्ट भी लेना है, जूता भी लेना है, चश्मा भी लेना है और टोपी भी लेना है। अब 500 टका है, अब भाई आप ही बताइए, और 5 जगह सामान लेंगे, हीरो भी बनना है। अब पैसा है कितना भिखारी वाला और बनना क्या है हीरो। देखिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए बस हम समझाने के लिए बात बोल रहे हैं नहीं, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है 500 टका है मेरे पास और हम क्या बनना हीरो बनना चाह रहे हैं, तो बन पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी बन सकते। कैसे, जाएंगे स्टेशन के बाहर, है कि नहीं, स्टेशन के बाहर में जो है ना एगो 50 टका वाला शर्ट खरीदेंगे और एक 50 टका वाला क्या लेंगे फुल पैंट खरीदेंगे और 100 टका वाला जूता खरीद लेंगे और 50 टका वाला या 40 टका वाला कलर वाला चश्मा खरीदेंगे और 50 टका 100 टका वाला क्या करेंगे टोपी भी खरीद लेंगे एक ठो। इस तरह से हमको 250-300 में ही क्या हो जाएगा सब का सामान हो जाएगा। और मार्केट में कहीं मिलेगा एक दुकान, सिंगार की दुकान, वहां से पॉकेट में रखने वाला क्या ले लेंगे, कंघी ले लेंगे, ताकि बीच बीच में झाड़ते भी रहेंगे फिर पॉकेट में भी डाल देंगे, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी चीज समझ में आया होगा। पॉकेट में भी डाल देंगे और फिर बीच में जहां भी बाल इधर उधर हुआ फिर हम सेट लेंगे उसको पकड़ करके। तो आखिर की मेरे पास साधन क्या है सीमित है और आवश्यकता तो समझ में आ गया होगा। तो इसी 500 रुपया में हीरो भी बनना है और कुछ पॉकेट में पैसा भी रखना है कि नहीं। तो उसमें हम 300 टका में सभी सब भी कर लिए और ये भी कर लिए। अब हम सोचेंगे कि नहीं 500 टका इसमें क्या ले लेंगे हम, कोट पैंट भी खरीदेंगे तो हो पाएगा नहीं। तो बजट में भी यही चीज सिस्टम है कि मेरे पास जितना पैसा है उसी से हम लोग काम करते हैं। चलिए यहाँ तक काम खत्म कि बजट का यही बात था। अब हम बात करते हैं कि आखिर के बजट के लिए पैसा कहाँ से आता है सरकार के पास। सरकार जो ये पैसा लाती है कि ये इस चीज में इतना खर्चा करेंगे, इस चीज में इतना खर्चा करेंगे, ताकि उसके बाद पैसा आता कहाँ से है। तो देखिए बात करते हैं। पहला, इस बार जो है पैसा जो आया सबसे ज्यादा मात्रा जो उधार लेकर के आया है। सबसे ज्यादा पैसा कितना 100% होता है ना, उसमें 34% पैसा क्या लिया कर्ज लिया है।
तो बोलेंगे कर्ज कहाँ से लिया है, तो कर्ज जो है ना बैंकों से लेता है, या हमारे पब्लिक से भी लेता है, या नहीं तो किसी विदेशों से लेता है, या विदेशी संस्था है उन लोगों से भी लिया जाता है, यानी अलग अलग क्षेत्र से पैसा लेते हैं कौन, गवर्नमेंट। तो सबसे ज्यादा पैसा जो है हम लोग को बजट में जो आता है वो कहाँ से आता है, कर्ज लेकर के आता है। तो इस बार जो है कितना कर्ज लिया गया है, तो 23-24 में कर्ज 34% लिया गया है, तो सबसे ज्यादा 34%। अब आगे देखिए आप, उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर में जीएसटी है, जो जीएसटी आप सुने ही होंगे, है ना। तो जीएसटी से 17% का आया है, और इनकम टैक्स से कितना, 15%। कॉर्पोरेशन टैक्स बोले तो इनकम टैक्स समझ ही रहे हैं कि नहीं, और इसका और विस्तार से होगा तो हम बाद में बताएंगे। फिर फिलहाल जान ले कि उधार से 34%, जीएसटी से 17%, इनकम टैक्स से 15%, और कॉर्पोरेशन बोले तो जो कंपनियां होती है ना, जो उसको प्रॉफिट होते हैं उनमें से वो कितना, उन लोगों से कितना मिला है, 15% मिला है। और भी है इस तरह से छोटा छोटा, लेकिन हम उन लोगों ने जो बड़े तौर पे थे ये 4 डेटा को हम लिए, बाकी डेटा को नहीं लिए। तो इस तरह से इनकम इस बार जो है ये इनकम है, ये पैसा यहां से आया। हालांकि इसको इनकम कहां से बोलेंगे, तो हम लोग कर्ज लिए, इनको छोड़ी दे इनकम में, ये सब आपका इनकम है, बाकी ये सब तो कर्ज ही लिए हैं। तो देखिए पैसा कहां से आया, तो उधार से आया, जीएसटी से आया, इनकम टैक्स से, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन समझे ना कि कंपनियां जो है कि जो प्रॉफिट होती है उनमें से वो देते हैं। तो ये और भी है बाकी चीज, लेकिन हम लोग उसको नहीं लिए, छोटा छोटा डेटा था, ये बड़ा जो डेटा था इनको उठा लिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार के पास पैसा कहां से आती है। अब हम लोग आगे जाते हैं। तो अब बात हो गई कि पैसा कहां से आती है, अब हम बात करते हैं कि आखिर पैसा जाती कहां से है। तो इसको बताने से पहले एक बात बताएं कि मेरे साथ हुआ क्या। हम स्कूलिंग टाइम में क्या होता था कि मेरा जो है ना पॉकेट पैंट सी दिया था, हाफ पैंट, फुल पैंट तो चलते उस समय उतना होता था नहीं, हाफ पैंट ही सी दिए थे। और हुआ था कि पॉकेट का नीचे वाला भाग जो है ना के हिसाब से फटा हुआ था या सिलाई करना भूल गया था। तो हम अपने नानी के यहाँ गए, नानी के यहाँ गए ना, तो नानी कुछ 1 रुपया या 2 रुपया दे दिए, नाना 1 रुपया या 2 रुपया दे दिए, मेरे मौसी थी उसने वो 1 रुपया 2 रुपया दे दे। लेकिन बात क्या कि हम पॉकेट में पैसा देते जाए, हम रखे पैसा, पता रखे, फिर बाद में बोले पैसा कहाँ, तो देखते है ही नहीं। तो मन में आ रहा है पैसा जा कहाँ रहा है। फिर नाना दे, फिर रखे, फिर पैसा गिर गया, फिर पॉकेट में हाथ डाले, जा ही नहीं। तब पूछे अरे पैसा जा कहाँ रहा, तब हाथ घुसा कर बढ़िया से देखते हैं, तो देखते हैं पॉकेट फटा हुआ है, पैसा जो है ना पॉकेट के नीचे से कहीं और जा रहा है। चलिए यहीं तक का कहानी। अब आगे हम बात करते हैं कि आखिर की पैसा जाता कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारे भारत सरकार की बात। तो देखिए सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च होती है या सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे जाती, तो इंटरेस्ट पे जाती, ब्याज पे। क्योंकि हमारे भारत सरकार इतना ही ज्यादा कर्जा लेके बैठी हुई है कि उसके पास ये भी पैसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट चुका सके। समझ रहे हैं क्या चीज, कि हमारे भारत सरकार के पास इतना कर्ज है, वो इतने कर्ज तले डूबा हुआ है कि उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो उसको कर्ज चुका दे, यानी कर्ज चुकाने के लिए भी उसको कर्जा लेना पड़ता है। समझ रहे होंगे, हमारे भारत सरकार के पास इतने पैसा नहीं है क्योंकि वो इतना ही कर्ज लेकर बैठा हुआ है। जितना वो कर्ज लिया है ना, उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है, उसके पास ब्याज भी देने के लिए पैसा नहीं है। उसको ब्याज भी देने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके फिर उनको उसी से क्या करते हैं, ब्याज देते हैं। तब बोले कितना ब्याज देते हैं, तो ब्याज देखिए इसमें से 20% यानी 10.80 लाख करोड़, 10.80 लाख करोड़ तो सिर्फ क्या करते हैं, वो ब्याज देते हैं, ब्याज इंटरेस्ट। समझ ही रहेंगे आप लोग अगर कोई कर्ज लिए होंगे तो, है ना। तो सबसे ज्यादा अगर खर्च होता है तो कहां पे खर्च होता है, तो 20% यानी कि वो ब्याज में देते हैं, इंटरेस्ट के रूप में, जो वो कर्ज लिए थे। दूसरा भारत सरकार किसको देते हैं, राज्यों को शेयर करते हैं। कितना परसेंट, 18%। 18% रकम को यानी पैसा को क्या करते हैं, राज्यों में वितरित करते हैं। और तीसरा नंबर में है सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की स्कीम है, अलग अलग योजना है, उसमें वो 17% खर्चा कर देते हैं कि नहीं। बाकी और सब छोटा छोटा है, इसलिए हम बाकी सबका नहीं, बस एक टॉप 3 था, इसमें 3 किए। चलिए उम्मीद है कि ये भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। चलिए तो अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स कैसे लिया जाएगा। अगर जो व्यक्ति सालाना एक साल में अगर 0 से 3 लाख रुपया तक कमाता है, जो व्यक्ति 0 से 3 यानी 3 लाख तक जो कमाता है एक साल में, उसको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो 3 से 6 लाख के बीच पैसा कमाता है उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 5%। और जो 6 से 9 लाख के बीच में कमाता है, 6 लाख से 9 लाख तक में, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। और जो 9 से 12 लाख के बीच में कमाता है वो कितना देना पड़ेगा, उसको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और जो 12 से 15 लाख तक कमाता है उसको 12% तक का क्या बने, टैक्स देना पड़ेगा। और जो 15 से अधिक
15 लाख से अधिक कमा रहा है उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आप सुने होंगे कि नहीं, हम लोग तो सुने हैं क्या कि 7 लाख तक तो सरकार ये कर दी है कि टैक्स नहीं लेंगे, 7 लाख तक तो टैक्स छूट है। तो फिर ये कैसे हो गया? हाँ, वो भी बात आपका सही, वो गलत नहीं है। तो बात ये है कि इससे पहले कुछ बदलाव था। बदलाव क्या था कि इससे पहले, इस बजट को लाने से पहले क्या था, जिसके पास सालाना 5 लाख रुपया की इनकम होता था, इससे पहले, इस बजट से पहले, जिस व्यक्ति को सालाना यानी एक साल में जिसका 5 लाख का इनकम होता था उसको टैक्स की छूट दी जाती थी, उसको टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बार उस 5 लाख को बढ़ा करके कितना कर दिया? 7 लाख। तो अब आपको बताते हैं कि आप तो यहाँ बोलेगा यहाँ 3 लाख तक ही छूट है कि पैसे टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ तक तो 5% है, और 6 से 9 लाख तक को तो 10% का बात किया गया है। लेकिन वो तो बनाया है, लेकिन क्या करता है, ये देने के बावजूद भी जो व्यक्ति, इसके बारे में बताते पहले आगे कि इस बार का बजट में क्या है। पहले, इससे पहले वाला सुन ले कि बजट लाने से पहले क्या था कि जिसके पास 5 लाख रुपया सालाना इनकम होता था उसको क्या होता था, नहीं देना पड़ता था टैक्स, उसके ऊपर देना पड़ता था। अब हम आते हैं नया वाला में। इस बार का बजट में क्या बोला गया कि जिसका 7 लाख रुपया सालाना इनकम होगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख से ऊपर जब आपका इनकम है तो फिर आपको टैक्स किस रूप में देना पड़ेगा? आप जान रहे हैं ना, 7 लाख से ऊपर आपको 3 से 6 लाख रुपए 5%, उन लोगों पे सारा ये नियम लागू हो जाएगा। तो यानी कि ये तो बनाया गया है, लेकिन 7 लाख गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ये छूट दी जा रही है। नियम तो क्या है कि नहीं इतना टैक्स लेंगे, लेकिन सरकार अपने तरफ से छूट देती है कि 7 लाख तक आपको क्या करते, माफ कर देते हैं। 7 लाख तक आपसे क्या करेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। अगर आपका सालाना इनकम 7 लाख से ऊपर लगेगा तो फिर जो नियम है इस हिसाब से आपको टैक्स लिया जाएगा, जो नियम बनाया गया इस हिसाब से आपको टैक्स लेंगे। किस पे लागू होगा? ये नियम लागू उस पे होगा जो 7 लाख से ऊपर कमाते हैं। जो 7 लाख से नीचे कमाते हैं उनको सरकार की ओर से छूट दी जाती है। समझ गए? यानी कि ये नियम किसके लिए? जो 7 लाख से ऊपर कमाते हैं। जो 7 लाख से नीचे 7 लाख तक कमाते हैं उसको इसका टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, सरकार छूट दे रही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सरचार्ज के बारे में। तो सरचार्ज किसको बोला जाता है? तो सरचार्ज उसको बोलते हैं जो टैक्स पे टैक्स लेते हैं। तो टैक्स पे टैक्स लगेगा उसको सरचार्ज बोला जाता है। तो देखिए 50 लाख तक आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 50 लाख में तो आपको टैक्स लेगा ही, क्योंकि टैक्स तो 7 लाख के ऊपर से ही टैक्स आपको लेना चालू कर देगा। लेकिन 50 लाख तक जो है आपको सरचार्ज नहीं लगेगा, यानी टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच आपका सालाना इनकम होगा। अगर आप एक साल में कितना कमाते हैं, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच, तो आपको 10% का क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज, यानी कि जो टैक्स देते हैं ना उस टैक्स का भी टैक्स देना पड़ेगा। और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच जिसका सालाना इनकम होगा उसको कितना देना पड़ेगा? 15% का सरचार्ज देना पड़ेगा। और 2 करोड़ से जिसका अधिक होगा उसको 25% क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जाने बजट से रिलेटेड। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला कि यह बजट अमृत काल का कौन सा बजट है? तो इसके बारे में बताएं कि अमृत काल का यह कौन सा बजट है। तो आप लोगों को बताया था मैंने कि ये पहला बजट है। अमृत काल का कौन सा बजट है? ये पहला बजट है। दूसरा प्रश्न है वर्तमान वर्ष 2022-23, ये जो चालू वर्ष, ये तो चालू वर्ष है ना, 2022-23 क्या चालू वर्ष है। तो वर्तमान वर्ष 2022-23 का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहा है? तो जीडीपी वर्तमान वर्ष का अगर पूछेगा तो बोलेंगे जीडीपी वृद्धि दर जो रहा है वो 7% रहा है। लेकिन बजट वर्ष 2023-24 का क्या लक्ष्य लिया गया जीडीपी वृद्धि दर? तो 2023-24 का वृद्धि दर 6 से 6.8% का लक्ष्य लिया गया है। ये आपका प्रश्न है एग्जाम के से। और निर्मला सीतारमण के द्वारा एक पर है भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2013-14 के आवंटन से 9 गुना अधिक है। देखिए 2013-14 के मुकाबले में इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया कि भारतीय रेलवे के लिए कितना बजट दिया गया है, जो बताया गया कि वो इसका आंसर होगा 2.44 लाख करोड़ रुपया है। इसका भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2013-14 के आवंटन से 9 गुना अधिक, इसका होगा 2.4 लाख करोड़। तो अब बताते हैं कि इसके बारे में निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या कहा गया। निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के वक्त कहा कि ये 2013-14 के मुकाबले 9 गुना अधिक है। उसके मुकाबले इसको
जो रेलवे में अब तक में सबसे बड़ा यही लेकर गया बजट में लेकर गया है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं आगे का आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि बजट 2023-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी बढ़ करके 1.97 हो गई है। तो इस बार का जो है तो इस बार का प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 1.97 लाख रुपये हो गया, यानी 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय हो गया है कि नहीं। इस बार जो है 1.97 लाख रुपये क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय हो गए हैं। आगे बात करते हैं इसके बजट की। तो बजट 2023-24 के किस राज्यों पर सतत विकास के लिए फोकस किया गया, यानी कि इस बार जो है ना कुछ राज्यों का टारगेट लिया गया है कि उसका विकास ज्यादा से किया जाए। तो इस बार का टारगेट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का, है कि नहीं, उसके विकास की जो पिछड़ा है उन लोगों को आगे बढ़ाना है। तो इस बार जम्मू कश्मीर, अगर पूछा जाए बजट 2023-24 में किस राज्यों पर सतत विकास के लिए फोकस किया गया है, किस राज्यों पर विकास का फोकस किया है, एक जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उत्तर पूर्वी राज्य है। तो अभी आप लोग को मालूम हो गया कि वर्ष 2019 में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना गया और 2 पार्ट कर दिया गया था। क्या क्या चीज में? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अगला चलते हैं कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। कितना नर्सिंग कॉलेज? याद रहे, नर्सिंग कॉलेज कितना? नर्सिंग कॉलेज तो 157 है ना, 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। और आपको ये भी है कि 3.5 लाख, कितना? 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए संचालित 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगी। यानी कि कितना लाख स्टूडेंट के लिए? 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए। आदिवासी कितना? 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए कितना? 740 क्या है? संचालित 740 एकलव्य मॉडल आवासीय क्या है? विद्यालय है। कितना एकलव्य मॉडल स्कूल है? तो आपको बोलेंगे तो 740 है, जिसमें कितने शिक्षक के और कर्मचारी की बात किया गया? 38,800 शिक्षक और सहायक कर्मचारी को क्या करना है? नियुक्ति करने की बात, भर्ती करने की बात कही गई है। तो ऐसे अनेकों बहुत ऐसा चीज है कि जैसे कर्नाटक हो गया, जो सूखा क्षेत्र है उनमें, उस पर भी बहुत सारा बजट को लाया गया है। तो फिलहाल बहुत लंबा है, पूरा विस्तार तो हम बता नहीं पाएंगे, फिर भी हम शॉर्ट में आपको कोशिश की इतना बताने का। आप इसको देखें, और ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो हम आपको पेश किए, अगर कुछ छूट गया होगा तो हम उसको फिर भी हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में आपको क्या करेंगे, हो सकता है तो एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप इसको बढ़िया से देखें। थैंक यू।